जय हिंद मित्रों। मध्यकालीन भारत के तीसरे लेसन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि मध्य युग के भारत में प्रवेश के पहले पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार कैसा चल रहा था, वहाँ के राजा कौन थे। फिर हमने अरब साम्राज्य की बात की। फिर हमने बताया कि इस्लाम धर्म का प्रवेश कैसे हुआ और कैसे अरब साम्राज्य व्यापार के बल पर बढ़ता चला गया और दुनिया में उनका दबदबा होने लगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से आपके याद करने का सिलसिला यानी स्मरण शक्ति का प्रयोग आपको आज की वीडियो के बाद से करना होगा, क्योंकि हम बहुत सारे राजाओं के नाम बताने वाले हैं जिसका क्रमवार ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है कि मेरे वीडियो में प्रथम और अंतिम शासक या किसी क्रम में गलती है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास में बहुत लोग बहुत कुछ कहे जाते हैं। सब जानते हैं कि इतिहास का कोई माँ बाप नहीं है और सबको कुछ भी कहने की खुली छूट मिली हुई है। इसलिए आप जो जहाँ भी किसी बुक में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है और मैं गलत हूँ। जिसको जो मन वो लिख देता है, विशेषकर जब मामला थोड़ा पुराना हो। मॉडर्न हिस्ट्री में यह सब नहीं चलता, पर प्राचीन और थोड़ा बहुत मध्यकालीन इतिहास में शासक और डेट को लेकर हेर फेर होते रहते हैं। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा वे तथ्य अच्छे इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको सच मानने में ही आपकी समझदारी है। बहरहाल आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत में किन राजाओं का वर्चस्व था और वे किस प्रकार आपस में संघर्ष कर रहे थे। दरअसल राजा हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में छोटे छोटे राजाओं का विकास हुआ। हर्ष के बाद आए कोई भी राजा पूरे उत्तरी भारत को अपने अधीन नहीं रख सके। 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पाल और प्रतिहार वंश के राजा उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयत्न में आपस में ही युद्ध करते रह गए, लेकिन किसी को भी अधिक समय के लिए सफलता नहीं मिली। मोटा मोटी यह कहा जा सकता है कि 9वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में पाल साम्राज्य और 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी और उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य का प्रभुत्व था। जहाँ तक दक्षिण भारत की बात कहूँ तो वहाँ राष्ट्रकूटों का वर्चस्व था, जिन्होंने कई बार उत्तर भारत पर भी अपनी सत्ता स्थापित की। सच्चाई यह है कि ये तीनों साम्राज्य वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। दरअसल इस समय सभी राजाओं की तमन्ना थी कि उत्तर में यदि राज करना है तो कन्नौज नगर को हथिया लो, क्योंकि इसे जीतकर सारी गंगा घाटी थे उस पर आसानी से अधिकार हो सकता था। तो यह घाटी महत्वपूर्ण थी क्योंकि कृषि, व्यापार, यातायात के लिए बहुत ही उपयोगी थी यह घाटी। तो सब चाहते थे कि कन्नौज पर ही राज किया जाए, और कन्नौज राजा हर्ष की राजधानी भी रह चुका था, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस था काफ़ी था। इसलिए इन तीन राज्यों ने अपनी सारी शक्ति, अपना पूरा फोर्स जो है वो कन्नौज पर कब्जा करने में लगा दिया। यानी कन्नौज में जिसने फतह हासिल कर ली वही सिकंदर। तो इस संघर्ष के शुरुआती दौर में प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पर राष्ट्रकूट के राजा एक ध्रुव थे, ध्रुव नाम के राजा थे राष्ट्रकूट में, जिसका प्रतिहार राज्य से गुजरात और मालवा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष उनका पहले से ही चल रहा था। तो वो जो ध्रुव राजा जो थे राष्ट्रकूट के, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और उत्तर में नर्मदा नदी के पार प्रतिहार शासक वत्सराज को हरा दिया। वही वत्सराज जो अभी धर्मपाल को हराए थे, तो वो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने उन्हें हरा दिया और फिर वह दक्षिण लौट आए। प्रतिहारों की हार और कमजोरी का लाभ उठाकर पाल शासक धर्मपाल ने फिर से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने एक व्यक्ति को कन्नौज में सिंहासन पर बैठा भी दिया। तो प्रतिहारों को इस पूरे कांड से बहुत बड़ा धक्का लगा। इतना मेहनत उन्होंने किया था, सब बर्बाद हो गया राष्ट्रकूट के चलते, और वे सोचने के लिए मजबूर हो गए कि कन्नौज पर फतह उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। इन तीनों साम्राज्यों के बीच करीब 200 वर्ष तक आपसी संघर्ष चला। एक बार पुनः प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया तथा उसे बिहार के शहर मुंगेर तक खदेड़ दिया। लेकिन एक बार फिर राष्ट्रकूट प्रतिहार
पाल के संघर्ष के बीच में आ गए। राष्ट्रकूट के जो लोग थे, उस समय राष्ट्रकूट के शासक थे गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय फिर से दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने उत्तर की ओर बढ़कर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को बुंदेलखंड के समीप हरा दिया। राष्ट्रकूटों ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। बाद में प्रतिहारों ने राजा भोज थे, तो उनके काल में पुनः शक्ति प्राप्त कर ली और कन्नौज को फिर से जीत लिया, जो प्रतिहार वंश के अंत तक उनकी राजधानी बना रहा। तो इस प्रकार प्रतिहार 9वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत में शक्तिशाली बने रहे। पर यह बात तो है कि ये आपसी संघर्ष तुर्कों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बने, क्योंकि वही तुर्क जो आपको याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ते रह गए तो तुर्क को बहुत आसान हो गया कि वो हमला करके भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। तो इन तीनों साम्राज्यों में राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है वो सर्वाधिक लंबा चला। वह न केवल अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बना, बल्कि इसने आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच एक सेतु यानी एक पुल का कार्य किया। तो चलिए अब पढ़ते हैं, पाल वंश की बात करते हैं। तो पाल वंश का शासन बंगाल पर था मेनली। जैसा हमने कहा है कि ये कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, तो इस वंश ने लगभग 400 साल तक राज किया। बंगाल और बिहार के बहुत से भागों में इनका ही राज था। इस वंश के पहले शासक की बात करें तो उसका पहला शासक गोपाल नाम का राजा था। गोपाल ने इस वंश की नींव रखी थी लगभग 750 ईस्वी के करीब। इसके मृत्यु के बाद उसका बेटा धर्मपाल गद्दी पर बैठा। धर्मपाल ने अपने वंश को और भी शक्तिशाली बनाया। भले ही वह शुरुआती दौर में राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से हार गया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सेना का संगठन करके कन्नौज पर आक्रमण किया था और कन्नौज पर फतह भी हासिल कर ली थी। धर्मपाल उत्तरी भारत का स्वामी बन गया था, पर कुछ समय के बाद प्रतिहार सम्राट है वो नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हरा दिया। और ऐसे धर्मपाल की बात कहूँ तो धर्मपाल तिब्बती परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक भी था। उसने ही प्रसिद्ध विक्रमशिला मठ की नींव रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि पाल शासक धर्मपाल कहलगांव, जो वर्तमान के बिहार के भागलपुर ज़िले में है, तो वहाँ भ्रमण करने के दौरान उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ एक विहार बनाया जाए। तो यह विहार जो है वो 8वीं शताब्दी के अंतिम और 9वीं शताब्दी के प्रथम दशक में निर्मित हुआ था। तो यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पीठ बन गया आगे जाकर, और बड़ी संख्या में विदेशी छात्र यहाँ आने लगे पढ़ने के लिए। कहते हैं कि यहाँ विदेशी छात्रों की संख्या नालंदा से भी ज़्यादा थी। फिर धर्मपाल के मृत्यु के बाद उसका बेटा देवपाल गद्दी पर बैठा और उसने 40 वर्षों तक राज किया। असम और ओडिशा के कुछ भागों पर उसने अपना प्रभाव कायम किया। बाद में देवपाल का भतीजा विग्रहपाल गद्दी में बैठा। उसने 3-4 साल शासन करने के बाद संन्यास ले लिया। फिर नारायण पाल राजा बना और उसके राज में पाल वंश की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई, कम हो गई। फिर जब महीपाल राजा बना तो उसने पाल वंश की शक्ति लौटाने की भरपूर कोशिश की। महीपाल ने बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी बनवाए। उसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में यदि कहूँ तो एग्ज़ाम में यह आ सकता है कि किस पाल राजा के समय चोल वंश का आक्रमण हुआ था 1021 से 1025 ईस्वी के बीच। तो आपको जवाब देना होगा कि महीपाल। तो चोल वंश के राजाओं का आक्रमण हुआ था महीपाल के समय, और महीपाल को उस समय हार का मुंह देखना पड़ा था। तो महीपाल की जो मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक जो था वो रामपाल था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल गद्दी पर बैठा, पर जल्द ही पाल वंश का अंत हो ही गया था। तो अब चलता हूँ प्रतिहार वंश की बात करता हूँ। तो प्रतिहार वंश के जो ये थे वो लोग गुर्जरों की एक शाखा थे। राजपूत शासक थे ये लोग, तो गुर्जरों की एक शाखा थे।
इनका उनका गुजरात या दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से संबंध होने के चलते उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। तो ये लोग दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों और अवंती पर शासन करते थे। इस वंश की ख्याति तब बढ़ गई जब इन्होंने राजस्थान और गुजरात में सिंध के अरबी शासकों के आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो इनकी तूती बोली थी, सब लोग जान गए थे कि भाई अरबी शासकों को इन्होंने खदेड़ कर भगा दिया था। नागभट्ट इस वंश का पहला शासक माना जाता है, जिसने 15 वर्ष यानी 725 ईस्वी से 740 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद कक्कुल और देवराज उत्तराधिकारी बने। फिर देवराज के बाद उसका बेटा वत्सराज बना। और सबसे एक महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है प्रतिहार वंश में मिहिर भोज, जो भी मैंने बोला ना, भोज बोला था उससे, तो वो मिहिर भोज है पूरा नाम। तो इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा था मिहिर भोज। तो यह वही मिहिर भोज था जिसने कन्नौज पर 836 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। तो जो बाद में इस वंश के अंत तक उसकी राजधानी बनी रही थी कन्नौज, मिहिर भोज ने किया था। तो मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल कन्नौज का शासक बना। यहाँ पाल से आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। महेंद्र पाल पाल वंश का नहीं है, प्रतिहार वंश का है, और मिहिर भोज का वो बेटा था। महेंद्र पाल साहित्यकारों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। इसके दरबार में अनेक कवि थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो कवि थे वो थे राजशेखर, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और काव्य मीमांसा नामक काव्यों की रचना की थी। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है आपको कि कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, ये सब का किसने लिखा। तो आपको जानना चाहिए कि राजशेखर ने लिखा, जो कहाँ थे, किसके यहाँ थे, महेंद्र पाल के यहाँ राजकवि थे। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल, मगर कुछ इतिहासकार अंतिम शासक त्रिलोचन पाल को मानते हैं। तो खैर ये भी बात का बात है। तो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तो इस वंश की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य नासिक के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। मान्यखेड़ या मालखेड़ उनकी राजधानी थी। यह एक सुंदर और वैभवशाली शहर था। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी के आसपास इस साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यह पहले शासक थे, याद रखिएगा नाम, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट साम्राज्य के पहले शासक। तो उन्होंने ही नींव डाली थी 753 ईस्वी में इस साम्राज्य की। जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि इस वंश के शासकों ने गुजरात और मालवा के प्रभुत्व के लिए प्रतिहारों से संघर्ष किया था। तो दक्षिण भारत के अन्य शासकों जैसे कांची के पल्लव, मदुरई के पांड्य, उन लोगों के साथ इनकी लड़ाई पैरेलली चल रही थी, मगर ये लोग अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए उत्तर में प्रतिहार वंश से पंगा भी ले रहे थे। तो इसके बाद एक राजा का नाम बहुत आता है दंती दुर्ग के बाद, वो है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष की दिली ख्वाहिश थी कि वह राष्ट्रकूट वंश को उत्तर भारत में उतना ही शक्तिशाली कर दे जितना अभी वह दक्षिण में है। इसलिए उसने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया और पूरे उत्तर भारत पर शासन करने की कोशिश की। सफल भी हुए थे वो काफ़ी, तो उनकी कामना पूरी हुई। मगर उनके बाद उनका बेटा कृष्ण द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने भी कुछ प्रदेश जीते, पर उसे प्रतिहारों और चोलों से युद्ध में असफलता हाथ लगी। फिर कृष्ण द्वितीय के बाद उनका पोता यानी ग्रैंड सन जो है वो इंद्र तृतीय गद्दी पर बैठा, और फिर उसके देहांत के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय जो उसका बेटा था वह राजा बना। बहुत सारी कहानी है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दे रहा हूँ। तो इसलिए खाली आप नाम याद रख लीजिए कि कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पोता यानी ग्रैंड सन इंद्र तृतीय गद्दी पर बैठा। फिर उसके देहांत के बाद कौन बैठा, अमोघ वर्ष द्वितीय जो उसी का बेटा था वह राजा बना। फिर अमोघ वर्ष तृतीय और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा बने। उसने काफ़ी कुछ जीता। फिर कृष्ण तृतीय को कहा जाता है कि सकल दक्षिण दिशाधिपति की उपाधि कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश
के राजा थे उनको यह उपाधि मिली। क्या उपाधि मिली? सकल दक्षिण दिशाधिपति। ये भी आ सकता है कि किस एग्ज़ाम में आ सकता है कि किस राष्ट्रकूट वंश को के राजा को सकल दक्षिण दिशाधिपति की उपाधि मिली थी। तो आपका उत्तर होना चाहिए कृष्ण तृतीय। उसके मरने के बाद इस वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। फिर इंद्र चतुर्थ को इस वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के भारत की बात कहेंगे, जहां राजपूत राज्यों की प्रशासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर गजनवी के आक्रमण की चर्चा करेंगे, मोहम्मद गौरी के आक्रमण की चर्चा करेंगे। फिर हमें मिली हार के कारण को गिनाएंगे। हार तो वैसे हारी है, पर क्यों हारे इसकी भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो चलिए, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।